हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कि इनको किसी भी मैयर डाटा के ऊपर यूज कैसे किया जाता है। अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक मेजरमेंट है दैट इज 9.81356, जो कि मैं दो एक्सपेरिमेंटलिस्ट ए और बी से कहता हूं कि वो दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इस वैल्यू को मैयर करें। अब जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं तो मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट ए से पूछता हूं कि बताओ, क्या पहली पोजीशन के ऊपर 9 आ रहा है? तो वो कहता है जी 9 आ रहा है। इसी तरीके से मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट बी से पूछता हूं, क्या पहली पोजीशन के ऊपर 9 आ रहा है? तो वो भी कहता है जी 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 9 हमारा ऐसा डिजिट बन गया जिस पे दोनों हमारे ए और बी एक्सपेरिमेंटलिस्ट एग्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं पूछता हूं कि नेक्स्ट प्लेस के ऊपर 8 आ रहा है, तो दोनों का आंसर होता है जी 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पे भी दोनों एग्री कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्लेस में मैं पूछता हूं उससे कि 1 आ रहा है, तो वो दोनों एक्सपेरिमेंटलिस्ट कहते हैं कि जी वहां पे 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस चौथी प्लेस पे जाता हूं, तो चौथी प्लेस के ऊपर मैंने उनसे पूछा कि क्या फोर्थ प्लेस पे 3 आ रहा है? तो एक कहता है नहीं वहां पे 2 आ रहा है, दूसरा कहता है नहीं वहां पे 5 आ रहा है। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट ए की वैल्यू करेक्ट है या एक्सपेरिमेंटलिस्ट बी की मेजर्ड वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो इस डाउट वाले डिजिट से पहले जितने भी डिजिट गुजरे होंगे वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाएंगे? एक्यूरेटली नोन। यानी कि इस मेजरमेंट के अंदर 9.81 ये वाले जो डिजिट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एक्यूरेटली नोन। इसको हम एक्यूरेटली नोन कहेंगे। क्यों एक्यूरेटली नोन कहेंगे? क्योंकि ये ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर हमारे दोनों एक्सपेरिमेंटलिस्ट एग्री कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बन जाएंगे एक्यूरेटली नोन। और उसके बाद फोर्थ डिजिट जो है उस पे आके दोनों एक्सपेरिमेंटिस्ट जो है ना वो एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे। तो इस डिजिट के ऊपर आके हमें डाउट पड़ गया है कि यहाँ पे 3 आना है, 2 आना है या 5 आना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट चले जाएं जी। अगली पोजीशन के ऊपर मैंने उनसे पूछा 5 आ रहा है, यानी तो एक कहता है नहीं वहां 2 आ रहा है, दूसरा कहता है नहीं वहां 1 आ रहा है। ये भी क्या बन जाएगा? डाउटफुल बन जाएगा। और उससे अगली पोजीशन जो है ना उसके ऊपर अगर जाके मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट ए कहता है यहाँ पे 4 आ रहा है, जबकि बी एक्सपेरिमेंटलिस्ट कहता है यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो डिजिट जिससे डाउट शुरू हुआ था उसके राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे सब पे ही डाउट होगा। उसके बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं आएगा जो कि या जिसके ऊपर दोनों एक्सपेरिमेंटलिस्ट एग्री कर रहे हो। तो यहां पे हमारे पास जो है वो एक ऐसा सिनेरियो बन गया है जिसमें कुछ डिजिट्स एक मेजरमेंट में ऐसे होते हैं जो एक्यूरेटली नोन होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 9, 8 और 1 तीन डिजिट्स है जिनको हम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स का नाम दे सकते हैं। तो ये 3 आर द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन द अबव वैल्यू। और फिर उसके बाद वो कहता है पहला डाउटफुल डिजिट। तो जारी बात है जो पहला डाउटफुल डिजिट है वो तादाद में एक ही होगा, और उसके बाद जितने भी होंगे आगे सारे के सारे वो डाउटफुल ही होंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पहले डाउटफुल डिजिट तक ही रहना है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो इस टर्म के अंदर या इस मेजरमेंट के अंदर कितने होंगे? तो वो कहते हैं किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और पहले डाउटफुल डिजिट का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। बात समझ आ गई? अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। सो डेफिनेशन है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में द सम ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जो हमें एक्यूरेटली नोन पता है डिजिट्स, और उसके बाद कहता है एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जितने होंगे और उसमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को ऐड कर दिया जाएगा तो जितने डिजिट्स की तादाद बनेगी वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। या फिर इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं
नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के वो नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर, जिनके ऊपर हमें श्योरिटी हो कि वो ठीक हैं, दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जिसको हम ए के से रिप्रेजेंट किया करेंगे, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसको हम फर्स्ट और डाउटफुल डिजिट जो है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे अगर किसी जगह हमें इसकी जरूरत पड़ी। सो इन दोनों का सम जो है ना दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, खास बात क्या है फॉर द यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं। तो पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, इनकेस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे तो आप इसी तरह से इसके 3-4 पॉइंट्स बताए हुए हैं वो लिखेंगे। पहली बात इसमें ये कहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट helps us to know about the extent of uncertainty, वो हमें ये बात बताते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि कहां तक अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आज पॉइंट नंबर 2 में कहता है, ये हमें ये बताता है कि मेजर किया गया डाटा आपस में कितना क्लोज है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम इस टर्म को जो है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे कि इससे क्या मतलब बनता है, तो ये इस चीज की भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। फिर आज नंबर 3 पॉइंट में कहता है कि प्रॉपर यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ensures that we accurately represent the uncertainty of our measurement, कि हमने जो भी वैल्यू लिखी है, जो भी मेजरमेंट लिखी है, उसकी अनसर्टेनिटी को हमने प्रॉपरली एक्सप्रेस किया है या नहीं। ठीक है, तो यहां से जो है ना हमें इसकी भी श्योरिटी मिलती है। तो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, इन केस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ये 3 पॉइंट्स है वो इसमें हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद इसी चीज से हमने एक रिलेशन बनाया है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ज्यादा आ जाएंगे हमारी मेजर्ड डाटा में। मिसाल के तौर पे इसने आगे 2-3 मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन एग्जाम्पल से जो है ना इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय, 2 पॉइंट्स है उसके दरमियान में आपने लेंथ मेजर किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइस मीटर रॉड, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और उससे मेजर की गई वैल्यू आ गई 12.2 सेंटीमीटर। फिर हमने डिवाइस चेंज किया और नया डिवाइस जो है दैट वाज वर्नियर कैलिपर्स, इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर है और इससे मेजर की गई वैल्यू 12.24 सेंटीमीटर है। फिर हमारे पास तीसरा डिवाइस है दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से लीज काउंट की वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर आती है और इससे मेजर किया गया डाटा 12.246 सेंटीमीटर आता है। अब एक ही लेंथ है लेकिन जब हम डिवाइस चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर डाटा है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कहता है कि इस डेटा को देखते हुए ये जो 12.2 सेंटीमीटर है, 12.24 सेंटीमीटर है, 12.246 सेंटीमीटर है, वो कहता है साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट, साइंटिस्ट को ये बात पता चली, द रिपोर्टेड लेंथ ऑफ 12.246 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन 12.2 सेंटीमीटर, कि 12.246 वाली जो मेजरमेंट है वो 12.2 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे जो आ रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं एज कंपेयर टू इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, सो अब हम चूंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में हमें बात क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट वी हैव वर्किंग विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आ जाएगा कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर को जो काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल आते हैं जब आपको कोई डेटा दिया हो या कोई मेजरमेंट दी हो। ठीक है,
सो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन जीरो डिजिट्स जो है ना वो किसी भी जगह पे आ जाएं, किसी भी पोजीशन के ऊपर आ जाएं, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर आपसे ये नीचे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें पूछ ले कि 4.23 में बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अमाउंट आ जाएगी 3। नेक्स्ट वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, तो इसमें चूंकि सारे ही नॉन जीरो है तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। और यहां पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं तो यहां पे चूंकि सारे ही नॉन जीरो है तो सारी सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है। अब इसमें जो डिजिट मिसिंग है वो है 0। तो 0 के बारे में उसने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। कहता है कि 0 में और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि वो सिग्निफिकेंट हो। अब अंडर व्हाट कंडीशन जो है वो सिग्निफिकेंट है या अंडर व्हाट कंडीशन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए वो कहता है ये बात डिपेंड करती है अपॉन द पोजीशन ऑफ 0 इन द मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में 0 किस जगह पे आ रहा है, ये बात डिसाइड करेगी कि 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब पोजीशन ऑफ द 0 किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो है ना वो 3 ही हो सकती हैं। ठीक है। नंबर 1 वो कहता है टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहां जितने भी आपके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं उसके लेफ्ट के ऊपर 0 आ रहा हो, तो वो कहता है इन दैट सिचुएशन 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहां इसे 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो यहां पे हमारे पास ये सारे जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखे हुए, तो वो कहता है इसमें एक भी 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि अगर हम इस वैल्यू के लिहाज से देखें और इसमें यह पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, तो आंसर आएगा 2। और अगर आपसे वो एमसीक्यू में पूछ ले कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 0 कितने हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। ठीक है। यानी कि कोई भी 0 इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस डाटा की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने आ जाएंगे, तो वो सारे नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे 2003, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। और वंस अगेन यहां पे भी अगर वो आपसे सिग्निफिकेंट जीरोस का पूछता है तो इस भी वैल्यू में, इस मेजरमेंट के अंदर कोई भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। तो 0 जब भी लेफ्ट के ऊपर आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब आ जाए दूसरी पोजीशन इसकी जो हो सकती है, दैट इज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये इसकी जो है ना वो सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर वो कहता है कि 0 दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में होगा, तो वो कहता है इज सिग्निफिकेंट, तब 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे 1001 में हमारे पास ये जो दोनों 1 हैं दीज आर नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बारे में उसने हमें ये बताया कि नॉन जीरो डिजिट किसी भी जगह पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट आ जाए वैल्यू 5.03, अगेन 5 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिनके दरमियान में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और 10.04, इसमें फिर से 1 और 4 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और इसके दरमियान में आने वाले जितने भी जीरोस हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस वैल्यू इज 4, number of significant digit in this value is 3, और number of significant digit in this value is 4। ठीक है। ये हमारा जो है ना वो रिजल्ट बन जाएगा, चाहे वैल्यू मेजरमेंट हमारी डेसिमल प्लेस वाली हो या विदाउट डेसिमल प्लेस वाली हो, दोनों केसेस के अंदर अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आ रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि 0 जो है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट। किसी भी डिजिट के राइट साइड के ऊपर 0 जो है ना अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसके बारे में वो कहता है कि 0 में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब पहले केस के अंदर हम इसमें ये देखते हैं कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा, तो वो कहता है इफ द मेजरमेंट इज विद डेसिमल, अगर मेजरमेंट जो है वो डेसिमल की फॉर्म में लिखी हुई है तो वो कहता है 0 जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.3000, इस वैल्यू के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर
अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, दोज आर 5। क्यों? क्योंकि जीरो जो है यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट है। रूल क्या था इसका जो भी हमने बात की है कि अगर हमारी टर्म में डेसिमल आ रहा हो तो राइट साइड पे आने वाले जितने भी जीरोस होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस लिखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट जीरो होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आ जाएंगे 3। अब आ जाए दूसरा केस। केस नंबर 2 में कहता है यानी कि जब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो वो कहता है इफ द टर्म इज विदाउट डेसिमल, अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है ना वो विदाउट डेसिमल हो, वो कहता है देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कितने जीरो सिग्निफिकेंट होंगे वो उस डिवाइस या उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे बेस करता है जिसकी वजह से आपने उस वैल्यू को मेजर किया है। अब इसकी आगे कुछ उसने एग्जांपल दी हुई है। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास है जी 8000 किलोग्राम, और उस 8000 किलोग्राम ये आ जाएगी हमारी मेजर्ड वैल्यू। सो आपको पता है कि मेजर्ड वैल्यू को हम एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू हमने मेजर की है विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस हैविंग लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है, 1 किलोग्राम। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट से, ठीक है। सो ये आ जाएगी हमारी मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस आएंगी उसमें एक्सट्रीम राइट जो है ना वो बन जाएगी फर्स्ट डाउटफुल, और एक्सट्रीम राइट मतलब फर्स्ट डाउटफुल के लेफ्ट के ऊपर जितनी भी होंगी ऑल आर एक्यूरेटली नोन। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे क्या बन गई, एक्यूरेटली और फर्स्ट डाउटफुल का सम। तो एक्यूरेटली डिजिट्स नोन जो है, नोन डिजिट्स कितने हैं, 3, और उसके बाद एक डाउटफुल आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इसमें कितने आ जाएंगे, 4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। वही 8000 किलोग्राम है जिसको हम एक ऐसे डिवाइस से मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम के इक्वल है। तो सिंपली आपने उसी फार्मूला से मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय लीस्ट काउंट डिवाइड करें, अब आंसर क्या आ जाएगा, 800। अब इस 800 में एक्सट्रीम राइट वाला जो है ना डिजिट वो बच जाएगा फर्स्ट डाउटफुल, और फर्स्ट डाउटफुल के लेफ्ट के ऊपर जितने भी होते हैं दोज आर नोन एज एक्यूरेटली नोन। तो यहां पे दो एक्यूरेटली नोन हो जाएंगे और एक डाउटफुल हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसमें आ जाएंगी 3। इसी तरीके से हम लीस्ट काउंट की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं कि 8000 किलोग्राम था मेजर्ड बाय द डिवाइस हैविंग लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो इन दोनों को मेजर्ड वैल्यू को लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80, जिसमें ये जो जीरो आ रहा है राइट साइड वाला, एक्सट्रीम राइट वाली जो प्लेस आ रही है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है। और जो इसके लेफ्ट में होते हैं दोज आर कॉल्ड एक्यूरेटली नोन। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी भी टर्म के अंदर एक्यूरेटली नोन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ जाएगी 2। और फिर फाइनली इसमें हम एक ऐसे डिवाइस से 8000 किलोग्राम को मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा, और ये वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी हमारी फर्स्ट डाउटफुल, ठीक है। अब इसके अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट डाउटफुल जो है ना उसके साथ लेफ्ट साइड के ऊपर जो डिजिट होगा वो एक्यूरेटली नोन होगा। तो यहाँ पे तो इसके लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट आ नहीं रहा, तो इस वजह से इसके अंदर जीरो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू इज। अब आ जाए हम यहाँ पे लीस्ट काउंट को इंक्रीज करके देख रहे थे। फर्ज कर लें कि अगर हम लीस्ट काउंट को डिक्रीज करवाते हैं तो वही 8000 किलोग्राम है, इसको हम एक ऐसे डिवाइस से मेजर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट 0.1 किलोग्राम है। तो आपने डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू को लीस्ट काउंट से, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80,000 किलोग्राम, और इस 80,000 की एक्सट्रीम राइट डिजिट जो है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। और एक्सट्रीम राइट के बाद जितने भी लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहे हैं ऑल आर एक्यूरेटली नोन। तो यहां पे 4 एक्यूरेटली नोन है, एक डाउटफुल है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने आ जाएंगे, दोज आर 5। अब इस सारी बात से जो है ना वो एक और रिजल्ट हमें मिलता है, वो ये कि लीस्ट काउंट हम पहले बढ़ाते जा रहे थे जिसकी वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होती जा रही थी।
फिर हमने लीस्ट काउंट को कम किया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि लीस्ट काउंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर हम एक डिवाइस का लीस्ट काउंट इंक्रीज करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, या कोई भी ऑप्शन इसके अंदर मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप लीस्ट काउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे आज नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कहता है इफ द मेजरमेंट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू उसने लिख दी हो, तो वो कहते हैं ऑल द डिजिट्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तमाम वो डिजिट जो 10 की पावर के अलावा लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है 8.00 10⁻³ किलोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि इस 10 की पावर 3 को जरा सेपरेट कर दे, इसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3। जबकि इस साइड पे आ जाए यहाँ पे 10 की पावर 3 के साथ हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स जो है वो लिखे हुए हैं, तो ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आ जाए कि किसी भी कैलकुलेशन के अंदर अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फाइंड करने हो, यानी कि आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके अंदर किस तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना उसको हम स्टडी करेंगे। तो पहला केस है हमारा दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं तो किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है पता चलाएंगे। तो इसका रूल है, ये बात आपने याद रखनी है। रूल क्या है, कहते हैं फॉर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको काउंट करना चाहते हैं तो कहते हैं वी फोकस द टर्म इन द डेटा। हम डेटा में दी गई उस टर्म के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फाइनल आंसर की कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, इस चीज के लिए हम डेटा की टर्म को फोकस करेंगे जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, इसमें हम देखते हैं कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो है ना ये बनेगा हमारा डेटा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये इतना लंबा चौड़ा हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने कितने फिगर्स जो है वो फाइनल आंसर में रखने हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए रूल क्या कहता है, वी फोकस द टर्म इन द डेटा। डेटा की उस टर्म के ऊपर फोकस करेंगे हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं इसमें अभी हम ऊपर बात करके हैं कि पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी डिजिट होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4। 10 की पावर के अलावा इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 3। और यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो ये सारे ही नॉन जीरो हैं, तो यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद आ जाएगी 4। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो है ना वो आ रही है हमारी 3, यानी कि आंसर आपने 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। बात समझ आ गई। तो इस तरह से रूल अप्लाई करेंगे और रूल अप्लाई करके जो है ना वो हम फाइनल आंसर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपको इस सारी वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो राउंड ऑफ के भी हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स हैं। ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। डेटा को राउंड ऑफ करने के हमारे पास रूल्स क्या हैं। तो रूल्स को स्टडी करने से पहले जो है ना वो एक चीज को नोट कर लें, किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो लास्ट डिजिट होता है उस डिजिट को नाम दिया जाता है ड्रॉप्ड डिजिट। ठीक है, जिसको हम यहाँ कैपिटल डी डॉट डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए उससे पहला डिजिट जो होता है उसको नाम दिया जाता है रिटेन्ड डिजिट। ठीक है, इसको हम आर डॉट डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आ जाए रूल्स पे। रूल जो है ना वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर ताकि याद रखना आसान हो। कहता है इफ ड्रॉप डिजिट, जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है वो लेस देन 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे, रिटेन्ड डिजिट में 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड करने का मतलब यह है कि उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे।
बात समझ आ गई? जैसे यहां ऊपर वाली वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है कि ड्रॉप होने वाला डिजिट क्या आ रहा है, 2। 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा। इससे प्रीवियस जो रिटेन डिजिट एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ना तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और जब हम कुछ ना ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली वहां पे जीरो जो है ना वो ऐड हो रहा होता है, तो इसलिए रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब आ जाए जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में कहता है इफ ड्रॉप होने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो रिटेन्ड में हम हमेशा +1 किया करेंगे। ठीक हो गया, ये बात भी आप लोगों को पहले से पता है। और उसके बाद कहता है इफ ड्रॉप होने वाला डिजिट इटसेल्फ 5 आ जाए तो वो कहता है देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, तो वो कहता है यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? कहता है इफ रिटेन्ड डिजिट इज इवन, अगर इवन होगा तो उसमें +0 कर देंगे, और +0 करने का क्या मतलब बताया कि उसको एज इट इज रहने देंगे, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। और वो कहता है इफ रिटेन्ड डिजिट इज ऑड, अगर वो रिटेन्ड डिजिट ऑड होगा तो उसमें हम +1 कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ के जो है ना वो हमारे पास 3 रूल्स आ जाएंगे। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट लेस देन 5 है, रिटेन्ड +0। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो रिटेन्ड +1। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट इटसेल्फ 5 है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है। अगर रिटेन्ड जो है वो इवन है तो उसमें 0 ऐड करेंगे, अगर रिटेन्ड ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपने वैसे भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अब आज दोबारा से अपनी ऊपर उसी वैल्यू के ऊपर जिसको हमने राउंड ऑफ करना था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहां पे करके लिख लेते हैं। ये हमारी जो है ना वैल्यू दैट इज 1.45768982। अब जो रूल्स हमने राउंडिंग ऑफ के पढ़े हैं ना वो इसके ऊपर अप्लाई करके जो है ना इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखें जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है दैट इज इटसेल्फ 2। 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 डिजिट जब ड्रॉप होना होता है तो उसको हम एज इट इज ड्रॉप करके रिटेन्ड +0 कर देते हैं। तो यहाँ रिटेन डिजिट कौन सा है? 8, तो 8 में अब 0 ऐड करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब ड्रॉप होने वाला डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5। इसको ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू यानी कि 9 के अंदर जो है ना वो हम एक वैल्यू ऐड कर देंगे, मतलब 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1.4576। 9 में 1 ऐड करेंगे तो वो 90 बन जाएगा। अब ड्रॉप होने वाला डिजिट जो है वो लेस देन 5 आ रहा है, लेस देन 5 आएगा तो हम इसको एज इट इज ड्रॉप कर देते हैं, रिटेन्ड में 0 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब ड्रॉप होने वाला डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसको जब ड्रॉप करेंगे तो इससे प्रीवियस वाला जो है ना इसमें एक ऐड किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.4577। ड्रॉप होने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है, सो इसको ड्रॉप करेंगे तो रिटेन्ड के अंदर एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.458। और ड्रॉप होने वाला डिजिट अब क्या है? ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो इससे प्रीवियस वाला जो है उसमें हम यानी कि रिटेन डिजिट में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.46 फाइनल वैल्यू। तो ऊपर जो हमारे पास कैलकुलेशन थी उसका टोटल रिजल्ट ये बन जाएगा 1.46 10 रेज पर 3। मेरा ख्याल है 10 की पावर 3 ही इसके अंदर यूज किया हुआ था। सो ये आ जाएगा हमारा राउंडिंग ऑफ के बाद जो है ना फाइनल रिजल्ट। ये हमने डिस्कशन किया फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब आ जाए अगर दो वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, और सॉरी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इस केस में जो है ना हम इसको किस तरह से डील करेंगे, फाइनल आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस तरह से काउंट करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास एक अदद रूल है। कहता है फॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आई वी फोकस द टर्म, ठीक है, हम उस टर्म के ऊपर फोकस करेंगे इन डेटा, वंस अगेन डेटा की ही टर्म के ऊपर आपने फोकस करना है, हैविंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसमें डेसिमल के बाद कम अज कम प्लेसेस हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस नहीं था, उसमें था लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएगा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, तो इतना सा फर्क है दोनों रूल्स के अंदर। चलें जी, अब एक एग्जांपल से जो है ना हम इस बात को जो हमने किया उसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही हैं, 72.1, 3.42 और 0.003। इन तीनों को ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट बन जाता है 75.523, ठीक है। अब उसने कहा है रूल के अकॉर्डिंग हमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना फाइनल आंसर को लिखना है। फाइनल आंसर में हमारे पास तीन प्लेसेस आ रही हैं,
अब देखो डेटा में हम टर्म्स को स्टडी करते हैं, तो ये पहली टर्म में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, इशारिये के बाद डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, ओनली वन। इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, टू। इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, थ्री। तो हमने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली जो टर्म है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मतलब ये कि यहाँ पे हम फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट तक रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, इससे आगे हमने नहीं जाना। और इससे आगे जो वैल्यूज लिखी होंगी उनको डेफिनेटली आप राउंडिंग ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो थ्री जो है ना यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा विच इज लेस देन 5, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 75.52। और इसमें अगला ड्रॉप होने वाला डिजिट आ रहा है 2, इसको ड्रॉप करेंगे तो लेस देन 5 है, लेस देन 5 होने की वजह से ये एज इट इज ड्रॉप आ जाएगा। तो 75.5 जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। अब इसमें हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ रही है 2.7543, 4.10, 1.273। इन तीनों को ऐड करते हैं तो 8.1273 हमारा आंसर आ जाता है। अब इसमें देखें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सी वैल्यू में आ रही है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 4, इसमें डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं 2, और इस वैल्यू में डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं 3। तो हमने 2 तक जो है ना वो अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। फिलहाल हमारे आंसर के अंदर 1, 2, 3 और 4 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले वाली इस 3 को जो है ना वो ड्रॉप करेंगे, लेस देन 5 है, एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 8.127। और इसको जब आपने राउंड ऑफ करना है तो 7 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 होने की वजह से प्रीवियस डिजिट जो है उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, तो 8.13 जो है ना वो हमारा बन जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्योंकि मुझे दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को रिड्यूस करना था, तो दो डेसिमल प्लेसेस तक हमने यहाँ पे आंसर को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर। अब आ जाए फाइनली एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो इसमें हमारे पास जो है ना वो दो पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपने जो है ना वो इसको एज इट इज पॉइंट्स की फॉर्म में ही मेंशन कर देना है। तो वो कहता है कि डील्स विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना उसके साथ डील करती है। अब मतलब क्या है इस बात का, कहता है सिग्निफिकेंट फिगर डील्स विद द ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, एक अनसर्टेनिटी के सोर्स से डील करता है, दैट इनहेरेंट इन द रीडिंग द स्केल, इन रीडिंग द स्केल, जो कि स्केल रीड करते हुए जो है ना वो नेचुरली आ जाती हैं। वाइल रियल एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो रियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, दैट इज ड्यू टू द पर्सनल एरर। जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का तरीका ठीक ना हो या उसने बेदहानी से, लापरवाही से मेजरमेंट ली हो, तो वो पर्सनल एरर आ जाएगा। ठीक है। या फिर वो कहता है कि डिवाइस में आपका कोई हिडन जीरो एरर मौजूद हो, उसकी वजह से भी वैल्यू में अनसर्टेनिटी आ जाती है और इन अनसर्टेनिटीज को सिग्निफिकेंट फिगर डील नहीं करता। ठीक है। सो नंबर 2 पॉइंट जो है ना दैट इज लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग स्केल। जो स्केल आप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो कहता है कि उसकी भी डेफिनेटली एक लिमिटेशन होगी, मतलब उसका भी एक लीस्ट काउंट होगा जिससे छोटी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि अगर मीटर रॉड से आप एक मेजरमेंट ले रहे हैं जिसके स्मॉलेस्ट मेजरिंग कैपेसिटी 1 मिलीमीटर की है और लेंथ जो है वो 2 मिलीमीटर के दरमियान में आ जाती है, तो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करके वहां पे एक प्लेस लगाना पड़ती है। तो वैसे ही यहां पे ये बात कर रहा है कि लिमिटेशन होती है हर एक मेजरिंग स्केल की। वर्नियर कैलिपर की भी इस तरह से एक मेजरिंग लिमिट है, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू को वो मेजर नहीं कर सकेगा। स्क्रू गेज के लिए भी इस तरह से लिमिट आ जाएगी। तो इनफैक्ट हर एक डिवाइस की एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है जिसको लीस्ट काउंट कहते हैं, जिस पे लिमिट लग जाती है। जिस पे लिमिट लगने का मतलब ये है कि उससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकेंगे उस डिवाइस से। तो वो कहता है वन कैन नॉट डू बेटर देन दैट व्हाट द स्केल रीडिंग अलाउज। स्केल की रीडिंग जो अलाउ करती है ना उससे बेहतर मेजरमेंट आप उस स्केल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू तो मेजर नहीं की जा सकती। लीस्ट काउंट से जो वैल्यू मेजर की जा सकती है वो तो आपको डिवाइस बता देगा, उससे छोटी वैल्यू आप सेम डिवाइस से फाइंड नहीं कर सकते। बट टोटल अनसर्टेनिटी, लेकिन जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में, वो कहता है इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ज्यादा होगी, दैट सजेस्टेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर, उस वैल्यू से
जो कि सिग्निफिकेंट फिगर ने हमें सजेस्ट की है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में उसने बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो एक टाइप की अनसर्टेनिटी को एनकाउंटर करते हैं, बाकी की जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उसको ये कंसीडर ही नहीं करते। तो इसलिए जो बाकी की अनसर्टेनिटीज होंगी उनकी वजह से आंसर में और ज्यादा अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी। तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स ने हमें आंसर बताया है, एक्चुअल आंसर वो कहता है उससे ज्यादा डाउटफुल होता है, या उसमें अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बताई गई अनसर्टेनिटी से ज्यादा पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।